हेलो एवरीवन, दिस इज हिमांशु एंड यू आर वाचिंग इमेंस IQ। इस वीडियो में आपको इस हफ्ते की नेशनल, इंटरनेशनल, साइंस और स्पोर्ट्स की सारी न्यूज़ मिल जाएंगी। तो वीडियो पे हमारे साथ जुड़े रहें और वीडियो को अंत तक देखें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। प्रधानमंत्री ने PM मत्स्य संपदा योजना और ई गोपाला ऐप का शुभारंभ किया। इस ऐप को किसान सीधे तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने बिहार में मत्स्य पालन और पशुपालन क्षेत्रों से संबंधित अनेक कार्यक्रमों की शुरुआत की। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना एक ऐसा अग्रणीय कार्यक्रम है जिसमें मत्स्य पालन क्षेत्र के सतत विकास पर अधिक ध्यान दिया गया है। इस योजना पर 20,000 करोड़ रुपए से अधिक राशि निवेश की जाएगी। अब तक मत्स्य पालन क्षेत्र में निवेश की जाने वाली ये सबसे बड़ी राशि है। इसका उद्देश्य वर्ष 2024 से 25 तक अतिरिक्त 70 लाख टन मछली उत्पादन बढ़ाना है। भारतीय वायुसेना में शामिल हुए राफेल लड़ाकू विमान। पिछले बीते 10 तारीख को भारतीय वायुसेना में 5 और राफेल लड़ाकू विमान शामिल हो चुके हैं। इस दौरान रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और फ्रांस के सैन्य बलों की मंत्री फ्लोरेंस पार्ली भी मौजूद थी। उन्होंने रफाल Su-30 और जगुआर विमानों का प्रदर्शन भी देखा। इस दौरान में स्वदेश में निर्मित तेजस और सारंग हेलीकॉप्टर एरोबैटिक टीम ने भी भाग लिया। CDS जनरल बिपिन रावत और वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल RKS भदौरिया भी इस अवसर पर मौजूद थे। 5 रफाल विमानों की पहली खेप 27 जुलाई को फ्रांस से अम्बाला के इस वायुसेना अड्डे पर पहुंची थी। देश में पहली बार नेशनल हाईवे 44 के 16 किलोमीटर के क्षेत्र में बनाए गए 9 एनिमल अंडरपास से 10 महीने में 89 बार बाघ गुजरने की घटना दर्ज हुई। 18 किस्म के 5,450 जंगली जानवर इस अंडरपास से गुजरे। पेंच टाइगर रिजर्व में बनाए गए दुनिया के सबसे लंबे इस एनिमल क्रॉसिंग स्ट्रक्चर से वन्यजीव व वाहनों के टकराने की हजारों घटनाएं भी टल गई हैं। भारत, फ्रांस और ऑस्ट्रेलिया की पहली त्रिपक्षीय वार्ता वर्चुअल रूप से आयोजित हुई। भारत, फ्रांस और ऑस्ट्रेलिया की पहली त्रिपक्षीय वार्ता वर्चुअल रूप से आयोजित की गई। बैठक की सह अध्यक्षता विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंगला, फ्रांस के यूरोप और विदेश मामलों के महासचिव फ्रैंकोई दिलात्रे और ऑस्ट्रेलिया के विदेश मामलों और व्यापार सचिव फ्रांसीसी एडमसन ने की। बातचीत भारत प्रशांत क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने पर आधारित रही। यह बैठक द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने के उद्देश्य से आयोजित की गई। भारत, फ्रांस और ऑस्ट्रेलिया के बीच सुदृढ़ संबंध हैं। मॉस्को में संघाई सहयोग संगठन से अलग आज रूस, भारत और चीन के त्रिपक्षीय संगठन RIC के विदेश मंत्रियों की बैठक हुई। विदेश मंत्री डॉक्टर S जयशंकर, रूस के विदेश मंत्री सरगेई लावरोव और चीन के विदेश मंत्री वांग यी ने इस त्रिपक्षीय संगठन को और मजबूत बनाने तथा अंतर्राष्ट्रीय और क्षेत्रीय महत्व के मौजूदा मुद्दों पर चर्चा की। उन्होंने वैश्विक विकास, शांति और स्थिरता के लिए तीनों देशों के विकास और सहयोग को आवश्यक माना। ब्रिटेन ने ऑस्ट्रेलिया के पूर्व प्रधानमंत्री टोनी अबॉट को अपना व्यापारिक सलाहकार नियुक्त किया है। टोनी अबॉट साल 2013 से 15 तक ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री रहे हैं और अपनी रूढ़िवादी नीतियों को लेकर विवादों में घिरे रहे हैं। टोनी को शुक्रवार को व्यापारिक सलाहकार समिति में शामिल किया गया। हिंद महासागर की सुरक्षा में भारत की नेतृत्वकारी भूमिका को स्वीकार करते हुए ट्रंप प्रशासन ने द्विपक्षीय रणनीतिक साझेदारी को गहरा करने के अपने प्रयासों के तहत भारत के साथ संभावित मिसाइल रक्षा सहयोग पर बातचीत की। नई दिल्ली पेंटागन की रणनीतिक में एक प्रमुख भूमिका निभाने के लिए तैयार है, जो इंडो पैसिफिक क्षेत्र में अपने प्रभाव को बढ़ाने के लिए तत्पर हैं। सरकार ने दिल्ली मेरठ के बीच क्षेत्रीय त्वरित परिवहन प्रणाली यानी RRTS के वित्त पोषण के लिए एशियाई विकास बैंक यानी ADB के साथ $50 करोड़ के ऋण यानी लोन समझौते पर दस्तखत किए हैं। बहुपक्षीय वित्त पोषण एजेंसी ने मंगलवार को यह जानकारी दी है। भारतीय रेलवे आज से 80 नई विशेष ट्रेनों को आरंभ करने जा रही है। ये रेलगाड़ियां पूरी तरह से आरक्षित होंगी। इनके लिए बुकिंग इस महीने की 10 तारीख से पहले ही शुरू हो चुकी है। रेल मंत्रालय ने बताया कि ये रेलगाड़ियां मौजूदा 30 स्पेशल राजधानी की तरह की रेलगाड़ियों और 200 स्पेशल मेल एक्सप्रेस रेलगाड़ियों के अतिरिक्त होंगी। बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रनौत का विवाद सिर्फ शिवसेना और बॉलीवुड से ही नहीं बल्कि सुशांत सिंह राजपूत केस में मुख्य आरोपी रिया चक्रवर्ती से भी चल रहा है। कंगना रनौत सुशांत सिंह की मौत के बाद से इसे हत्या बता रही थी। इसके लिए उन्होंने मूवी माफियाओं पर आरोप लगाया। जब मानसिक तनाव का सामने आया तब इसके अलावा उन्होंने रिया को जिम्मेदार बताया था। कंगना ने ही सबसे पहले CBI जांच की मांग की थी और सोशल मीडिया पर जस्टिस फॉर SSR मूवमेंट शुरू किया था। हालांकि रिया ने भी ट्वीट कर गृहमंत्री अमित शाह से CBI जांच की मांग की थी, लेकिन बाद में उन्होंने इसकी जांच पर आपत्ति जताई थी। कंगना ने इस पर भी सवाल उठाए थे।
गिरफ्तारी के बाद रिया जेल में है, लेकिन तापसी पन्नू, विद्या बालन, सोनम कपूर, अनुराग कश्यप, दिया मिर्जा, करीना कपूर खान, शिवानी दांडेकर, महेश भट्ट, रेणुका शहाणे और फरहान अख्तर सहित कई सेलेब्स उनके समर्थन में आए हैं। भले ही कंगना रनौत के सपोर्ट में ये सेलिब्रिटीज नहीं हैं, लेकिन बॉलीवुड इंडस्ट्री का बड़ा तबका कंगना रनौत के साथ है। ये वो कलाकार हैं जो अपनी एक्टिंग और परफॉर्मेंस के दम पर लोगों का दिल जीतते हैं। इनमें से सबसे पहले नाम आता है मनोज जोशी, फिल्म मेकर मधुर भंडारकर, अंकिता लोखंडे, फिल्म मेकर विवेक रंजन अग्निहोत्री, सिंगर कैलाश खेर, प्रोड्यूसर और फिल्म मेकर अशोक पंडित भी शामिल हैं। दुनिया भर में कोरोना वायरस का संक्रमण बढ़कर अब 2,77,00,000 से भी ऊपर हो चुका है, जबकि मरने वालों की संख्या भी 9 लाख के पार चली गई है। इस जानलेवा वायरस की रोकथाम के लिए वैक्सीन बनाने का काम तो तेजी से और लगातार चल ही रहा है, लेकिन अब तक इसमें पूरी तरह से सफलता नहीं मिल पाई है। हालांकि अलग अलग कंपनियां तरह तरह की दवाइयां ज़रूर बाजार में उतार रही हैं, जो कोरोना से लड़ने में और संक्रमित मरीजों की जान बचाने में कारगर साबित हो रही हैं। भारत की जानी मानी दवा कंपनी डॉक्टर रेड्डी लेबोरेटरीज ने बुधवार को देश में कोरोना संक्रमितों के इलाज के लिए रेमडेसिविर दवा को बाजार में जारी करने की घोषणा की। यह दवा रेडायक्स ब्रांड नाम के तहत उपलब्ध होगी। भारत के रोहन बोपन्ना और कनाडा के डेनिस शापोवालोव ने यूएस ओपन के पुरुष युगल वर्ग के क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। दूसरे दौर के मैच में बोपन्ना और शापोवालोव ने केविन क्वारियेट्स और आंद्रे मायस की जर्मनी जोड़ी को मात दी। सेरेना विलियम्स ने भी यूएस ओपन के चौथे दौर में जगह बना ली है। इंडियन प्रीमियर लीग यानी आईपीएल का आयोजन इस बार यूएई में होने जा रहा है। आईपीएल के 13वें सीजन को लेकर तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। दरअसल भारत में कोरोना वायरस संकट और लॉकडाउन के कारण आईपीएल को दूसरी जगह शिफ्ट करने का फैसला लिया गया है। हालांकि इस बार आईपीएल में बहुत कुछ बदलाव देखने को मिलेगा, लेकिन सबके मन में एक बड़ा सवाल है कि आखिर आईपीएल को यूएई में ही क्यों शिफ्ट किया गया है। तो देखिए, इसलिए शिफ्ट किया गया है आईपीएल को यूएई में। दरअसल बीसीसीआई ने आईपीएल के लिए 29 मार्च से 24 मई तक की तारीख तय की थी, लेकिन कोविड-19 और लॉकडाउन के कारण आईपीएल आयोजन को टाल दिया गया। महामारी को लेकर काफ़ी इंतजार भी किया गया, लेकिन देश में अब तक हालात नहीं सुधरे हैं। हालांकि बीच में यह चर्चा हो रही थी कि मुंबई और उसके आसपास के सेंटर्स पर आईपीएल का मुकाबला कराया जाए, लेकिन दर्शक नहीं होंगे। लेकिन महाराष्ट्र में कोरोना को लेकर स्थिति बेहद दयनीय है, लिहाजा इस पर विचार करने कल आगे नहीं बढ़ाया गया। और आइए अब आपको बताता हूं कि आखिर यूएई में ही क्यों खेला जा रहा है इस बार का आईपीएल। इधर आईसीसी ने कोरोना महामारी को लेकर टी20 वर्ल्ड कप और एशिया कप को भी पहले ही रद्द कर दिया था। यूएई में 3 सेंटर्स हैं जो पूरी तरह से सुरक्षित हैं, इसीलिए यहां पर आईपीएल खेला जाएगा। इनमें से पहला है दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम, और दूसरा है शाहजहां क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम, और तीसरा है शेख जायद क्रिकेट स्टेडियम। ये अबू धाबी में तीनों शामिल हैं। इन तीनों स्टेडियमों को किराए पर लिया जा रहा है। ये सभी स्टेडियम पूरी तरह से सुविधाओं से लैस हैं। यहाँ आईसीसी एकेडमी ग्राउंड भी ट्रेनिंग के लिए उपलब्ध है। अब आते हैं मुद्दे की बात पर, आखिर क्यों यही कराया जा रहा है आईपीएल। माना जा रहा है कि आईपीएल के लिए यूएई सबसे सुरक्षित जगह हो सकती है। वहीं कोरोना वायरस की बात करें तो यहाँ भी महामारी फैली हुई है, लेकिन यहाँ मामला लगातार कम होता जा रहा है। साथ ही भारत के मुकाबले यहाँ काफ़ी कम केसेस भी हैं। वहीं टूरिस्टों के लिए यूएई ने अपनी सीमाएं भी खोल दी हैं और क्वारंटाइन की ज़रूरत भी नहीं है। यही कारण है कि इस बार यूएई में आईपीएल खेला जा रहा है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।